morning, students. Welcome to Madhulo classes in the live session of Daily News Analysis. Today is 11th of December 2023, and you are with Naresh Sharma, and we are going to discuss some important news which are relevant for your examination. So let's start it. The first one is National Organ and Tissue Transplantation Organization. ये अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये काफी जो है लाइमलाइट में रही है, न्यूज में रही है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक सिस्टम क्या है और इसकी बेसिक क्वेश्चन इससे क्या क्या बन सकते हैं। देखो, ये न्यूज में किस लिए रही, पहले तो हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अभी कुछ रैकेट्स का भंडाफोड़ हुआ था। रैकेट्स पकड़े गए थे जो कैश लेकर के लोगों की किडनी, आपने देखा होगा ना, गब्बर इज बैक, वो टाइप का एक रैकेट वगैरह था कि लोग जो है पेशेंट मर जाते हैं उसके बाद भी उनको आईसीयू में रखे रहते हैं। उससे भी आगे का एक बहुत सारे रैकेट्स चलते हैं जो क्या है कि जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। ऐसे बहुत सारे रैकेट्स चलते हैं। अब उसके बदले में क्या होता है, मींस ना तो उस पेशेंट की फैमिली को पता होता है, कई बार तो उस पेशेंट तक को पता नहीं चलता कि क्या हुआ। ठीक है, एक मूवी थी रन, आपने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। उसमें वो उसकी किडनी निकाल लेते हैं, तो क्या करते हैं, पेशेंट की किडनी वगैरह को निकाल लेते हैं और फिर उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। अब देखो ये इश्यू आता क्यों है, इस इश्यू का मेन रीजन है कि देखो, जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स की जो डिमांड है वो ज्यादा है और अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। तो इस डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है, इसकी वजह से क्या डेवलप होती है, फिर ब्लैक मार्केट। इसी की वजह से ये सब रैकेट्स वगैरह बनते हैं। तो जो चीजें यदि इजीली अवेलेबल होती हैं तो फिर उनके रैकेट्स और ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती। जैसे मैं अगर बात करूं इलीगल ड्रग्स, ठीक है, जो इलीगल बहुत सारे ड्रग्स हैं, कोकीन है, हीरोइन है ना, इन बहुत सारे जो जो ड्रग्स होते हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो इसके क्या बन रखे हैं, फिर ड्रग्स के बहुत सारे रैकेट्स बने हुए हैं, नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, है ना। तो ये सब डेवलप हो जाए इसकी वजह से। अब एक ऐसे ही इश्यू को डील करने के लिए ये जो नोटो है, ठीक है, इसने क्या किया है, एक इंक्वायरी को ऑर्डर किया है कि भाई इस तरह के जो रैकेट्स हैं उनकी एक नेशनल लेवल पर इंक्वायरी की जाए और पता लगे इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और ये रैकेट्स कैसे चले जाते हैं, जिससे कि उन लोगों को पनिश किया जा सके, ठीक है, उनको पनिशमेंट दिया जा सके और ऐसी चीजों को क्या किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये नोटो है क्या। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, एज एपेक्स सेंटर, सबसे बड़ा सेंटर, हाईएस्ट सेंटर फॉर कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन इन द कंट्री। तो जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब से रिलेटेड जो भी काम होता है उस सब के लिए ये एपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है। अब वो ऑर्गन के जो है टिश्यूज के, उनकी रजिस्ट्री की बात हो या उसके डोनेशन की बात हो या उसके ट्रांसप्लांटेशन की बात हो, वो कहाँ से प्रोक्यूर किए जाएंगे, कैसे प्रोक्यूर किए जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कहाँ उनका स्टोरेज होगा, वगैरह वगैरह, उन सब से रिलेटेड जितने भी जो है फंक्शंस होते हैं वो सब किसके अंडर में आते हैं, इस नोटो के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी और ये नेशनल लेवल पर चल रहा है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है शायद पूछ ले, तो ये आपको ये माइंड में रखना है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको लर्न रखना है। आइए एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर जूट पैकेजिंग मटेरियल्स।
अभी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने अप्रूवल दिया है कुछ जो मटेरियल है जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं, उसमें स्पेशली कौन से मटेरियल की बात हो रही है, जूट पैकेजिंग मटेरियल्स। उसके लिए इन्होंने कुछ रिजर्वेशन वगैरह किया है, तो उसको जान लेते हैं कि मैंडेटरी पैकेजिंग नॉर्म्स इन्होंने अप्रूव की है और जो एग्रीकल्चर ईयर है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम जाने। देखो, जो जूट होती है वो कैसी होती है, वो होती है एक नेचुरल प्रोडक्ट है, एक क्रॉप है। ठीक है, तो इस नेचुरल क्रॉप से, जूट से मिलता है हमको फाइबर, फाइबर मिलता है। ठीक है, अब इस फाइबर को इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज किया जाता है। रस्सा जो बनते हैं, स्ट्रिंग्स बनती हैं, वो बनते हैं इससे। आपने देखा होगा जो शुगर आती है ना, शुगर जिन बोरों में भरी जाती है सैक्स में, उनमें उसको किसके बने होते हैं, वो भी जूट के बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी रस्सियां बनती हैं, गांव में चारपाई होती है। ठीक है, जिसको कोट बोल देते हैं, कोट। तो जो खाट जिसको वहां कहीं कहीं बोल देते हैं, चारपाई वगैरह बनती है, वो सब और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में काम आती है ये जूट। ठीक है, इसके नेट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, जो है जैसे फुटबॉल, सॉरी वॉलीबॉल या फुटबॉल ऐसा कुछ खेलने के लिए वो सब बनते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि कैबिनेट कमेटी ने ये कहा है कि 100% रिजर्वेशन फॉर फूड ग्रेन्स, जितने भी फूड ग्रेन्स होंगे वो सब जूट के पैकेट्स में उनको रखा जाएगा। मींस कोई भी फूड ग्रेन प्लास्टिक या ऐसे किसी भी और टाइप के उसमें पैकेट्स में बंद नहीं किया जाएगा। प्लस उन्होंने क्या कहा कि 20% ऑफ शुगर टू बी कंपल्सरीली पैक्ड इन जूट बैग्स। इन्होंने क्या कहा है कि जो शुगर आती है, चीनी आती है, उसका 20% आपको किसमें भरना होगा, जूट के बने हुए बैग्स में भरना। 100% तो किसमें है, फूड ग्रेन्स में, और 20% किसमें है, शुगर के लिए है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि ये जूट होती क्या है। देखो, पहले हम जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ रॉ जूट इन इंडिया। तो इंडिया में जो जूट का प्रोडक्शन होता है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अदरवाइज बाहर से आने वाले प्लास्टिक के बैग्स क्या करेंगे, पूरी मार्केट पर डोमिनेंस कर लेंगे। टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, तो बाहर से हमको पैकेजिंग मटेरियल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप जूट को यूज करोगे। प्रोवाइड, हम 4 लाख वर्कर्स, करीब 4 लाख वर्कर्स से जूट मिल की और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी यूनिट्स में काम करते हैं, तो उनका रोजगार भी चलता रहेगा। लाख्स, 40 लाख्स, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, इतने सारे फार्मर्स इसको उगाते हैं, इसकी क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनकी भी तो लाइफ बची रहेगी, उनको भी तो लाइवलीहुड मिलता रहेगा। तो उनको क्या मिलता रहेगा, उनकी इनकम मिलती रहेगी। अदरवाइज ये अगर बंद हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन सबको हम क्यों देख रहे हैं, क्यों, बिकॉज इससे एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता। ये नेचुरल जूट होती है और ये एनवायरमेंट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्यों, बिकॉज इट इज बायोडिग्रेडेबल। इसको आपने कहीं डाल दिया, ठीक है, कचरे में पड़ा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाएगा। ये एनवायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं करेगा। ये रिन्यूएबल है। कई बार क्या होते हैं, इसको वापस ले जा करके फिर से रिन्यू कर सकते हैं, इसको, इसकी प्रोसेसिंग करके। रीयूजेबल फाइबर है, मीन्स जैसे आपने जो बोरा आते हैं, इसको बोरा बोलते हैं कई जगह पर, ठीक है, और इसको इंग्लिश में सैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बोरा वगैरह होते हैं, मान लीजिए आपने एक बार इसमें चीनी, शुगर भर ली, अब उसको यूज करके बाहर कर दिया। अब यही वाला कहाँ यूज हो जाएगा, फूड ग्रेन्स को भरने के लिए यूज हो जाता है। गांव में हमने देखा है कि मार्केट से इन बोरा को, इन सैक्स को खरीद करके ले आते हैं किसान, और फिर उसमें फूड ग्रेन भरते हैं। जब फूड ग्रेन भरने के बाद ये मार्केट में सेल हो जाता है, तो और मींस ये सेकंड टाइम यूज हो गया, तो सेकंड टाइम फिर यहाँ से भी ये परचेज होकर के चले जाते हैं, जो फॉडर वाला जो है इंडस्ट्री है, इसमें आपने सुना होगा
जो मीन्स मैं इसको कैसे ऐसे कहूँ, फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स उनके लिए क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। जो जैसे आप जो यूज करते हो ना सरसों का तेल, है ना, मस्टर्ड ऑयल जो यूज करते हो, उसमें से जो सॉलिड बचता है उसको खली बोलते हैं, खल ये बोलते हैं। फिर ये फूड ग्रेन से यूज होने के बाद किसमें यूज आती है, खल वगैरह भरने के लिए यूज हो जाती है। फिर दोबारा फिर यहाँ से भी अगर ये बचती है तो फिर और तीसरी जगह कहीं पर यूज हो जाती है। और इसको कोई यूज भी ना करे और कचरे के ढेर में पड़ा रहे, तब भी इससे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं है। और गांव में तो इसके और भी बहुत सारे यूज हैं। पैर पोंछने के लिए फुटमैट की तरह ये यूज होते हैं कई जगह पर, ठीक है। कई जगह पर लोग इसको कर्टेन की तरह यूज करते हैं, उसको फाड़ लेंगे और फिर ठीक से उसको सिल लेंगे, वहां यूज करेंगे। सर्दियों में ये पर्दे किसके काम आते हैं, ये पर्दे काम आ जाते हैं जो कर्टेन्स हैं पशुओं के लिए। गांव में पशुओं के लिए पर्दे बना दिए जाते हैं कि जहां भी उनके टिन शेड वगैरह होते हैं, बाहर की तरफ से ये बोरे लटका करके उसको पैक कर दिया जाता है। तो देखो इसके बहुत सारे क्या है यूजेस हैं जूट के। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं होता। अब इस जूट को और क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर इसको कहा जाता है, बिकॉज इसका कलर है ऐसा गोल्ड जैसा, थोड़ा सुनहरा इसका कलर होता है गोल्डन टाइप का। और अब जान लेते हैं कि भाई इसका इंडक्शन मीन जो जो इसका इंडस्ट्री है वो कहाँ है और इंडिया की क्या सिचुएशन है। इंडिया इज जूट गोल्डन फाइबर इज वन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनमें शामिल है ये। और इंडिया के जो ईस्टर्न रीजन में क्या होता है, ये मोस्टली इसकी क्रॉपिंग होती है, इसकी इंडस्ट्रीज है। इंडिया इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया, और उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है, ठीक है। तो जूट इंडस्ट्री इंडिया की काफी स्ट्रॉन्ग है। और पूरे वर्ल्ड को हम पैकेजिंग मटेरियल देते हैं किसका, जूट का। जूट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अब ये आपसे कई बार एग्रीकल्चर से रिलेटेड या जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना करके पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं। अबाउट जूट क्रॉप के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसका क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। मींस इसके लिए वर्षा, रेन, इसके लिए रेनफॉल मींस जो है थोड़ी सफिशिएंट जो है क्वांटिटी में चाहिए होती है। और टेम्परेचर भी देखो 24 से 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जहाँ पे होता है। दिस रीजन इज मोस्ट जो है सुइटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड स्पेशली दैट इज जूट क्रॉप। इसकी अगर हम बात करें तो ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए होता है। और इतनी कम से कम इसके लिए रेनफॉल चाहिए होती है, मींस अच्छी खासी रेनफॉल इसके लिए चाहिए। अगर इसकी हम सॉइल की बात करें तो उसके लिए अलुवियल सॉइल की जो है रिक्वायरमेंट होती है। अलुवियल सॉइल कैसी होती है, जहां जहां बार बार फ्लड आते रहते हैं, तो जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स से जब पानी, ये रिवर है और मान लीजिए ऐसे सीधी जा रही है और इससे यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, ओवरफ्लो हुआ, तो इसके साथ में मिट्टी आएगी। तो मिट्टी आएगी तो इस रीजन में क्या होगी, मिट्टी भर जाएगी, है ना। तो ऐसी मिट्टी जूट के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ऐसी मिट्टी को हम अलुवियल सॉइल भी बोल देते हैं, जो कि सिल्ट वगैरह निकलती है वहां से बन जाती है। इंडिया में जो जूट प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ कहाँ पे है, नंबर 1 पर है हमारा वेस्ट बंगाल। उसके बाद उसकी ही पास में क्या है आपका, बिहार है, उड़ीसा है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, आंध्र प्रदेश। आपको बस 2 याद रखने की रिक्वायरमेंट बहुत है कि जूट में इंडिया के टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है वेस्ट बंगाल और नंबर 2 है बिहार। ये हो गई हमारे पास में जूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया इनिशिएटिव आया है जिसका नाम है ग्रीन राइजिंग, है ना। राइजिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे सनराइज होता है, ग्रीन का मीन्स हरा भरा, ठीक है। तो ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव अभी लिया है बाय जनरेशन अनलिमिटेड। ये किसने लिया है, जनरेशन अनलिमिटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, यूनिसेफ की। यूनिसेफ की ऑर्गेनाइजेशन है क्या, जनरेशन अनलिमिटेड, इसी का एक मीन्स जो है सेटअप है। और इसने लॉन्च किया है ग्रीन राइजिंग, ठीक है। किसके कोलैबोरेशन में, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस इंडिया की इस मिनिस्ट्री के साथ में यूनिसेफ ने कोलैबोरेट किया
और इसी की एक जो है इसका एक सिस्टम है जिसका नाम है जनरेशन अनलिमिटेड, और इसने लॉन्च किया है ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया है, इसकी इनिशिएटिव लिया किसने है। तो इसमें इंडिया की मिनिस्ट्री भी शामिल है और यूनिसेफ भी क्या है इसका पार्टिसिपेंट। ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है जो COP की दुबई में अभी जो मीटिंग चल रही है वहां पर इस इनिशिएटिव को लिया गया। काम क्या है इसका, क्या करना चाहते हैं, एम टू एम्पावर एम्पावर यूथ लेड क्लाइमेट एक्शंस एंड सॉल्यूशंस। इसमें क्या चाहते हैं, देखो ग्रीन का मतलब हरित, ग्रीन, और राइजिंग का मतलब युवा की बात यहाँ पर हो रही है। राइजिंग इंडिकेट कर रहा है किसको, यूथ को। तो क्या चाहते हैं कि जो क्लाइमेट एक्शन है और उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं उसको कौन लीड करे, उसको यूथ लीड करे। वो नए इनोवेशन लेकर के आए, न्यू आइडियाज लेकर के आए और क्लाइमेट के प्रोटेक्शन में आगे आए। अच्छा, कहाँ पर लॉन्च हुआ, दुबई केयर्स, ये एक NGO है, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था, जिसको होस्ट किया है किसने, रिवायर एड समिट ने। ठीक है, यहाँ पर ये सब हुआ है। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो ये है कि ग्रीन राइजिंग है क्या, तो ये यूथ लेड डेवलपमेंट के लिए है, किसके सेक्शन में, क्लाइमेटिक सेक्शन एक्शंस के लिए। ठीक है, और किसने किसने जो है इसको लॉन्च किया है, तो यूनिसेफ से जोड़ करके इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जनरेशन अनलिमिटेड क्या है, तो जनरेशन अनलिमिटेड क्या है, ये भी जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो थे उन्होंने लॉन्च किया था 2018 में। ये रहा यहाँ पर, ये पहले ही लॉन्च हो चुका है 2018। ठीक है, रिवर एड समिट एट 2028 इज फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट है ऑन एजुकेशन एंड क्लाइमेट। अब यहाँ से 4-5 पॉइंट हमको मिल रहे हैं कि और वो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि भाई ये रिवायर एड ये क्या है समिट, है ना। तो ये समिट है 2020 सॉरी COP28 की ही एक मीटिंग है ये। ठीक है, और ये पहली समिट है ऐसी, COP की ऐसी पहली समिट है जो एजुकेशन पर है, ऑन एजुकेशन एंड क्लाइमेट दोनों जिसमें शामिल हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितनी भी समिट्स हुई है वो क्लाइमेट से रिलेटेड रही है। तो पहली ऐसी समिट है COP28 की, क्या नाम है उसका, रिवायर एड समिट। अब ध्यान रखेंगे आप इसको। ठीक है, इसी ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया है इनके साथ में मिलकर के, दुबई केयर्स के साथ। बाकी जब इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में इसको समझाएंगे। तो हम भी इसमें ये जो क्या नाम है इसका, जो जनरेशन अनलिमिटेड है, ये भी यूनिसेफ से ही जुड़ा हुआ है। 2018 में पहले ही लॉन्च किया जा सकता था, जो है किया जा चुका है इसको। ठीक है, आइए तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करती है जर्मन वॉच। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है मॉनिटरिंग करती है बहुत सारी चीजों की जो क्लाइमेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया है, जो है पब्लिश किया है इसको, इंडेक्स को। कौन सी इंडेक्स है, 2024। ये जो CCPI है ना, ये 4 कैटेगरी पर फोकस रखती है, उसके बाद ये इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है। पहला क्या, GHG एमिशंस 40% ऑफ द ओवरऑल स्कोप। सबसे ज्यादा ये GHG जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, ठीक है, कल भी हमने क्लास में डिस्कस किया था ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्या है, उसको सबसे ज्यादा वेटेज देती है कि जिस कंट्री में मींस सबसे ये जब ये इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है तो उसमें 4 चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, GHG। मींस अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा होगा तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, ऐसे मानिए। रिन्यूएबल एनर्जी, इसको भी देखते हैं कि उनके यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी कितनी यूज हो रही है। एनर्जी यूज, एनर्जी का यूज किस प्रकार से हो रहा है, अंधाधुंध हो रहा है या उसको प्रॉपर कंजर्व करके किया जा रहा है, या लोग बस यूं ही इसी प्रकार से यूज कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, प्लस उस कंट्री की क्लाइमेट पॉलिसी कैसी है। ठीक है, इन 4 चीजों पर फोकस किया जाता है, तब ये बनती है, क्या नाम है जिसका, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लियर। अच्छा, अब इसमें और क्या है भाई ऐसा इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी कि अभी तक 1 से लेकर के जो
3 पोजीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन पोजीशन को अभी तक किसी कंट्री ने अचीव नहीं किया है, तो अभी ये वैकेंट है। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि क्लाइमेट चेंज जो इंडेक्स है उसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, और वो वहां पर आपको क्वेश्चन दे दे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे दे, और आप उसमें आपको दे दे वो कहीं एक जगह स्विट्जरलैंड दे दे, स्वीडन दे दे, फिनलैंड दे दे, एक में नन ऑफ द अबव दे दे, तो नन ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन पोजीशंस तक अभी कोई भी कंट्री नहीं पहुंच पाया है। ठीक है। जर्मन वॉच ऑल्सो रिलीजेस, अब यही जर्मन वॉच है, ये एक इंडेक्स और रिलीज करती है जिसका नाम है द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, कि किस कंट्री में कितना रिस्क है। जब इसकी बात आएगी तब हम इसको भी डिस्कस करेंगे सेपरेटली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडिया की बात तो हमें देखनी होगी ना, कि भाई जब ये इंडेक्स आई है तो इंडिया ने क्या अचीव किया। तो इंडिया ने अपनी जो रैंक है उसको इम्प्रूव किया है ग्लोबल लेवल पर। मींस इस बार इंडिया की रैंक आई है 7th, जो कि लास्ट ईयर कितनी थी 8th। तो यहाँ कह सकते हैं हम, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मन वॉच के द्वारा जो रिलीज होती है सीसीपीआई, उसमें इंडिया ने इम्प्रूव किया है या डिक्रीज किया है। तो इंडिया ने क्या किया है, इम्प्रूवमेंट किया है, और इट इज, ये एक मींस गुड फैक्टर फॉर इंडिया, और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि इंडिया ने ऐसा किया है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, एक अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे जेनेटिस्ट हैं और कंजर्वेशनिस्ट, इन्होंने हाथ मिलाया है, मींस आपस में ये मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं, और ज्वाइंटली वर्क करने के लिए उन्होंने क्या किए हैं, कुछ कमिटमेंट किए हैं कि हम दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, डोडो। अभी डोडो क्या है, देखो डोडो एक बर्ड, ये 17th सेंचुरी तक हुआ करती थी, और हम इंसानों ने क्या किया, इसका जो है हंटिंग करके इस पक्षी के लिए जो हैबिटेट था उसको फिनिश कर दिया हमने, कैसे, फॉरेस्ट को कट करके, है ना। जब ये सब इन्होंने कर दिया तो धीरे धीरे करके जो डोडो है ना, ये क्या हो गया, ये फिनिश हो गया, मींस एक्सटिंक्ट हो गया, और आज ये हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो जब हम पहले, कई बार आप बुक्स में सुनते हो कि पहले भाई कभी डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर हुआ करते थे, मींस 5 बिलियन ईयर्स अगो वगैरह, वो सब सुनते हैं, तो वो तो हमने सुना था भाई, लेकिन ये तो अभी कुछ ही वर्षों में पहले ही मींस जो है फिनिश हो गया। डोडो तो अभी 17th सेंचुरी तक हुआ करता था, और उसी समय इसको फिनिश कर दिया इंसानों ने। ठीक है। अब इसकी ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे, फिनिश हो गया क्या मतलब है आपको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सका है, किसमें, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस में। वो कैसे पूछ लेता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और पूछ लेगा इनमें से कौन सा बर्ड या कौन सी जो है स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो डोडो जो है इस पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो चुका है, और ये जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो सब क्या कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ अपने जो है साइंस का यूज करेंगे और इस बर्ड को अगेन इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब ये क्या कैसी बर्ड थी, फ्लैटलेस थी, उड़ नहीं सकती थी, बस ये जो है तैर चलती थी जमीन पर, और तैरना वैरना ऐसे जैसे बतख की तरह, जो डक होती है। इसका मेन रीजन क्या था, मॉरिशस। ठीक है। चलिए, तो ये पिजन से रिलेटेड होते हैं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बस यूं ही जानकारी के लिए, कि एक बार कोई जो है एक पर्सनालिटी थे, उन्होंने ये कहा था कि जो समाजवाद है ना, सोशलिज्म जिसको हम बोल देते हैं, सोशलिज्म, है ना, ये ऐसे समझ लो कि ये डोडो पक्षी की तरह समाप्त हो चुका है। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो लोगों का चरित्र है वो डोडो की तरह क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार कह दिया जाता है जुमलेबाजी के लिए। तो ये रहा आपका डोडो पक्षी। ठीक है, ये ऐसा दिखता है, तो मींस इसकी जो है फ्लाइंग कैपेसिटी तो इसकी नहीं थी, बट हाँ ये बर्ड जरूर। और इसका कारण क्या रहा, इसके फिनिश का, हाँ देखो यही से कि कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बर्ड्स के या किसी जो है और भी कुछ जो है एनिमल्स हो सकते हैं, उनके एक्सटेंशन के क्या क्या
रीजन्स हैं? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो उसमें मेन रीजन क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन होता है, हंटिंग होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्ट, है ना? और उनकी जो जो ये जो ऑर्गन्स होते हैं इन एनिमल्स के, उनको बेचा जाता है मार्केट में। जैसे आपने सुना होगा जो राइनोसेरस होता है, ठीक है, उसके सींग वगैरह को बेचा जाता है, हॉर्न वगैरह को, उसकी स्किन को बेचा जाता है, टाइगर की स्किन को बेचा जाता है, एलिफेंट के जो टीथ होते हैं उनको बेच दिया जाता है मार्केट में। उसके लिए फिर उनकी क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं मार्केट में बेचने के लिए। स्नेक जो होते हैं उनका जो है पॉइजन बेचा जाता है मार्केट में। तो पॉइजन के लिए फिर क्या करते हैं? स्नेक को पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, उनके साथ उनको टॉर्चर करते हैं, ये सब होता है। तो ये सारे के सारे क्या है? मेन रीजन है किसके लिए? ठीक है, ये मेन रीजन है किसके? बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह उन वो भी यूज होते हैं, उनके एक्सटिंक्शन के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। देखो नेचर जो है वो नेचर नेचर को नष्ट अगर करता है, फिनिश करता है, या कोई फ्लड आता है, कुछ भी आता है, तो वो जमीन, वो प्लांट्स, वो एनिमल्स अगेन क्या कर लेते हैं? जो है रिवाइटलाइज हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान है, इंसान ने जो बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी, उन्होंने क्या कर दिया फिर? वहां पर बिल्डिंग्स ही बन गई। वहां से जो पक्षियों के घोंसले थे, उन जानवरों के लिए रहने की जगह थी, वो सब क्या हो जाते हैं? फिर खत्म हो जाते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आ, इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।